Hello everyone, this is Deepak here and welcome to my YouTube channel English Nuts and Bolts. So guys, I have started a new series जिसमें अब हम लोग है previous years discuss करेंगे, जिसके अंदर हम लोग like TSSB के और like KVS और all other exams के जो previous years हैं वो discuss करेंगे and this will be a 1000 questions which I'll be giving in multiple videos to all of you. और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और एक रैपिड फायर खेलेंगे सो दैट वी वी लाइक इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी कैन कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आर योर आंसर इज योर आंसर मैचिंग विद माय आंसर और नॉट। चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है इट वाज बिटर कोल्ड। बिटर भी आपका एडजेक्टिव है, कोल्ड भी आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को डिफाइन नहीं करता, राइट। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कोल्ड बिटरली बोलेंगे। बिटर का जो वर्ब बनेगा, सॉरी जो एडवर्ब बनेगा वो बनेगा बिटरली, राइट। तो यहां पर जो फर्स्ट में आंसर आएगा गाइस, कोल्ड को डिफाइन कर रहा है बिटरली, तो राइट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। राइट आंसर पहले वाले में क्या होगा दोस्तों, डी फॉर दिल्ली। इट वॉज बिटरली कोल्ड। टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इट वॉज बिटरली कोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ के चलिए। अब एस्टोनिश के साथ हमें ये देखना है प्रेपोजिशन कौन सी आती है गाइस। एस्टोनिश के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है जिसको हम बोलेंगे एट। एस्टोनिश के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है जिसको हम बोलेंगे एट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जैसे मॉक एट, लाफ एट, सरप्राइज एट, एस्टोनिश एट, है ना, एम एट, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड वेयर वी कैन यूज द एट, नॉक एट। यहां पर जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ए फॉर एप्पल। एस्टोनिश के साथ एट प्रेपोजिशन चलती है, ये हमें याद रखना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। टीजीटी 2013 का है। आई बियर नो मैलिस। मैल हमेशा जो होता है गाइस वो हमेशा बैड को दर्शाता है, राइट। और मैलिस का मतलब होता है किसी के लिए जब आप इल फीलिंग रखते हैं, एक स्पाइटफुल फीलिंग रखते हैं, मतलब एक ऐसा फीलिंग रखते हैं जो घृणा से भरी है, हेट से भरी है। और मैलिस आप हमेशा क्या करेंगे, अगेंस्ट ही रखेंगे। यहां पर आंसर बहुत सिंपल हो गया, थर्ड, आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनी बडी। और जल्दी जल्दी हम स्पीड से बनाते हुए चलेंगे so that we can cover 50 question in one video if possible. I'll be making this video for 45 minutes and we can cover the at least 50 question out of those 45 minutes. चलिए देखिए, we have been shown several books. अब गाइस दिक्कत क्या होती है, जैसे हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं तो हमें ये नहीं पता लग पाता वो एक्टिव है कि पैसिव है। पहले तो ये ध्यान रखना, अगर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वो हमेशा पैसिव होता है। क्या, और बी की फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। अगर इसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो ये समझिएगा ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब यहाँ पे बीन और शोन आ रहा है तो ये बता रहा है गाइस आपको कि ये पैसिव वॉइस है, राइट। अब बस इसमें एक चीज और ध्यान रखना, व्हाट नॉर्मली पीपल डू, आगे का पीछे, पीछे का आगे करना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कई बार गड़बड़ है। जैसे ही लोग को ये दिखता है, लोग को लगता है बस सेवरल बुक्स इधर ले आओ और आपका वो बन जाएगा। अब गाइस इसमें ये बात भी समझनी है कि कैसे बनेगा, और एक्टिव वॉइस जब बनेगा तो उसके में बी प्लस V3 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो सही इसका पैसिव एक्टिव वॉइस बन रहा है वो ये है सी फॉर कैट, कि लाइब्रेरियन ने हमें काफी बुक्स दिखाई हैं, राइट। अब लोग कहेंगे वेयर डिड यू गेट द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन एक अंडरस्टूड बात है गाइस कि हमें बुक दिखाना लाइब्रेरियन का ही काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्या कहते हैं, एज्यूम करके यहाँ पे लाइब्रेरियन को लेकर आए हैं और लाइब्रेरियन के अकॉर्डिंग जो है वो आगे काम चल रहा है, ठीक है। वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, द लाइब्रेरियन हैज शोन अस सेवरल बुक्स इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर सी फॉर कैट जो है वो आपका आंसर सही होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। दिस हाउस विल बी बिल्ट। अब देखिए विल बी बिल्ट है तो इसका मतलब अगेन ये पैसिव है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो गाइस एक चीज याद रखना, अगर आपके पास विल और शेल हो, राइट, और V1 हो
तो इसका पैसिव वॉइस बनता है विल, शैल प्लस में बी प्लस में V1, ये बनता है, राइट। तो इसका मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी ये है तो बस ऊपर जाके बना दो। आपके पास ये होता तो आप ये बना देते। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। अगर आपके पास ये होता तो आप ये बना देते, अगर आपके पास ये है तो आप वापस जाके ये बनाइए। तो विल और शैल को फर्स्ट फॉर्म के साथ बताइए कहां पर है वो। यहां पर आएगा वी शैल बिल्ड दिस हाउस, वी विल गेट दिस हाउस बिल्ट, नहीं, वी शैल बिल्ड दिस हाउस। राइट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। गाइस ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जगह आए हुए हैं। देखिए केवीएस पीजीटी 2017 का है और पीपल समटाइम गेट कंफ्यूज्ड विद दिस क्वेश्चन और उन्हें नहीं आइडिया होता कि इनको कैसे बनाना है। चलिए, आर यू श्योर देयर आरंट। अब देखिए यहां पर वो लेटर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब आपकी जो भी चीज होगी वो काउंटेबल होगी, राइट, क्योंकि लेटर्स आपका काउंटेबल है। मच आपका काउंटेबल नहीं है। वेरी मोर लेटर तो सेंस ही नहीं दे रहा है कि वेरी मोर लेटर्स क्या होते हैं। लिटिल भी आपका अनकाउंटेबल में आता है। और गाइस एनी जो है वो आपको एक प्रॉपर सेंस दे रहा है और एनी को आप नेगेटिव में यूज भी करते हो, ये ध्यान रखना। एनी को हम नेगेटिव के अंदर यूज भी करते हैं और ये आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर डे। अब देखिए यहां पर वो कह रहा है टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, क्या पूछा है गाइस, कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है कि नहीं कर ली है। अब जब यहां पर ये बात पास्ट में हुई है, और एक चीज ध्यान रखना, जब उसने पूछा तो प्रॉब्लम वाला काम हो चुका था, मतलब वो जो होना था उसमें हो चुका था। तो जब कोई और काम से पहले कोई काम हो गया है तो गाइस, और दूसरे वाला ये पास्ट में है, तो ये ध्यान रखना, इससे अगर कोई पहले काम हो गया तो वो बनेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर आपका आंसर आएगा ए फॉर एप्पल, ये ध्यान रखिए। क्यों आएगा ए फॉर एप्पल, क्योंकि टीचर ने जब पूछा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो कर चुके थे, राइट, तो वो बोल सकते। चलिए 8 नंबर बताइए। माई मदर वुड नेवर डू एनीथिंग दैट। अब देखिए यहां पर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि यहां पर वुड आया है जो विल का पास्ट है। यहां पर वुड आया है जो विल का क्या है दोस्तों, पास्ट है। तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते एक सेंटेंस में, ध्यान रखना। टू फ्यूचर हमारा नहीं आता, दो विल और दो वुड ये नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। गो हमारा आ नहीं सकता क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है गाइस, वो क्या है, डी फॉर दिल्ली। तो 8 नंबर में आपका आंसर क्या आएगा गाइस, डी फॉर दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा। माई मदर वुड नेवर डू एनीथिंग दैट वेंट अगेंस्ट हर कंसाइंस, यानी मेरी मदर कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो उसकी कंसाइंस, उसकी अंतरात्मा के खिलाफ हो। चलिए 9 नंबर पे देखिए। मैनी अ फ्लावर, ये मैंने बातें बहुत बार की है, यूट्यूब पे भी की है। मैनी के बाद अगर कभी भी आपके पास ए और एन आ जाए तो आगे का जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन होता है, और आने वाली जो वर्ब है दोस्तों वो भी क्या होती है, वो भी आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। तो मैनी अ फ्लावर के बाद आपको सिंगुलर लगाना है। तो आर सिंगुलर नहीं है गाइस, हैव सिंगुलर नहीं है, और वर सिंगुलर नहीं है। हमारा क्या है सिंगुलर, इज। मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लूम। ब्लूम मतलब उगना या एक तरीके से फ्लरिश करना, उसको बोल सकते हैं। चलिए गाइस, दो एरर देखिए इसमें। दो एरर हमारे क्या हैं, ठीक है। ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। ये ध्यान रखना, प्रिजन एक पर्पस के लिए बना है, राइट। जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, जब ये किसी पर्पस के लिए हैं गाइस, तो बस ये ध्यान रखना इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसको आप ऐसे बोलिए इन प्रिजन, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, यहां पर ये मत बोलिएगा ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो वो अपना इलाज करा रहा है, वो उसके पर्पस के लिए एडमिट है।
तो बस ये ध्यान रखना, यहां पर इन द हॉस्पिटल नहीं इन हॉस्पिटल आए। तो यहां पर हमारे बी फॉर बॉम्बे में एरर निकल के आई है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। अच्छा 11 नंबर बताइए, 11 नंबर में हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर डेज। अब गाइस देखिए यहां पर मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है और हैप्पियर भी कंपैरेटिव है। दो कंपैरेटिव डिग्री को आप एक साथ ना लगाएं, दो कंपैरेटिव को आप एक साथ ना लगाएं। आप ये नहीं बोल सकते मोर फनियर, ठीक है ना, मोर फनियर जो है वो नहीं बोल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते मोस्ट फनीएस्ट। दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री को आप इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। राइट, सो गाइस हम बहुत तेजी से बहुत स्पीड से ये क्वेश्चन समझते जा रहे हैं। मुझे लगता है विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 50 क्वेश्चन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देयर विल बी अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी इन दिस व्हिच आर देयर इन द प्रीवियस ईयर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए, इंडियन मैगपाई इंडल्जेस। इंडल्ज जो होता है गाइस वो होता है किसी चीज में आप जब डूब जाते हो, है ना, यू नीड टू इंडल्ज योर सेल्फ इन टू इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर बोलूं तो यू नीड टू इंडल्ज इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर जो है एक तरीके से इंडल्ज के साथ जो है आप किसी चीज के अंदर जा रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा इन। ये वाले ऑप्शन जो है वो यूजलेस है। यहां पर इंडल्ज के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा, वो आएगा इन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरोगेटरी का मतलब ध्यान रख लीजिए, इट इज कॉल्ड द अपमानजनक, राइट, और इन इंग्लिश यू कैन से ह्यूमिलिएटिंग। राइट, अगर मैं बोलूं वी कैन कॉल दिस एज ह्यूमिलिएटिंग। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी, और डेरोगेटरी के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है गाइस, वो है आपका डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन। लॉट ऑफ पीपल मेक्स हिंदी, तो उन्हें लगता है डेरोगेटरी फॉर योर रेपुटेशन, बट डेरोगेटरी के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन चलता है गाइस जिसका नाम है टू। राइट, तो यहां पर आपको टू लगाना पड़ेगा और प्रेपोजिशंस को आपको फिक्स तरीके से ही देखना होगा। ज्यादातर फिक्स प्रेपोजिशंस हमारे एग्जामों में पूछी जाती है। चलिए, अ गुड जज नेवर जंप्स डैश। अब देखिए जंप के साथ आप दो चीज लगाते हैं, एक तो हो गया जंप एट डिसीजन, राइट, और एक हो गया जंप टू, अगर मैं बोलूं तो कंक्लूड। इसको आप ऐसे बोल सकते हो जंप एट ऑफर, सॉरी इसको मैं थोड़ा गलत भूल गया हूं, इसको हम ऐसे लेते हैं जंप एट ऑफर होता है, किसी भी ऑफर पे अगर आपने जंप करा है तो वो है जंप एट ऑफर। आई इमीडिएटली जंप एट द ऑफर गिवन बाय द शॉपकीपर। और जंप टू डिसीजन और जंप टू कंक्लूजन होता है, जंप टू कंक्लूजन और जंप टू डिसीजन, ये ध्यान रखिए। ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है कि जंप के साथ कौन सा प्रेपोजिशन है। यहां पर वो कंक्लूजन और डिसीजन की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर आएगा सी फॉर कैट। क्या हमारा आंसर क्या आएगा, सी फॉर कैट। चलिए गाइज, मेरे को लगता है हम अच्छे स्पीड से चल रहे हैं और 50 क्वेश्चन हम 45 मिनट्स के अंदर शायद कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और देखिए गाइज मैं बार बार बोलता हूँ यू कैन डू अ लॉट ऑफ चैप्टर, बट along with the chapters you have to do a lot of practice as well। आपको जितने भी चैप्टर है उसमें आपको प्रैक्टिस भी ऐड करनी पड़ेगी, मल्टीपल मिक्स क्वेश्चन जरूर करिए। चलिए 15 नंबर बताइए, whose car has been stolen still remains a mystery। अब गाइस सबसे पहले तो ये समझिए ये नाउन क्लॉज है और उसको समझना थोड़ा सा डिटेल्ड काम है। मैं कोशिश करूंगा इफ आई कैन मेक वीडियोस ऑन द नाउन क्लॉजेज और एडजेक्टिव क्लॉजेज। यहां पर देखिए रिमेन्स जो है आपकी वर्ब है, तो इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये पूरे का पूरा जो है एक तरह से सब्जेक्ट सप्लाई हो रहा है, क्योंकि रिमेन्स अ मिस्ट्री को ये सब्जेक्ट सप्लाई दे रहा है ना। अगर आप बोल सकते हो इट रिमेन्स अ मिस्ट्री, तो काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तौर पे हमेशा ध्यान रखना वो आ सकता है नाउन, तो इसलिए ये हमारा कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। तो ये आ गया हमारा डी फॉर दिल्ली, नाउन क्लॉज। क्लॉजेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। ये बहुत लंबी कहानियां हैं गाइस जिसको आपको पता होना चाहिए, और डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉन थ्रू। मैंने भी देखा है गाइस, आप लोग को काफी आइडिया होता है।
चलिए बताइए 16 नंबर, फार्मर डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। तो बताइए क्या अवेलेबल होगा मानसून के दौरान? वाटर, है ना। मानसून के दौरान क्या अवेलेबल होगा? वाटर। तो इसका मतलब ये जो पूरे का पूरा क्लॉज है ये वाटर वर्ड की बात कर रहा है, यानी नाउन वर्ड को डिफाइन कर रहा है। नाउन वर्ड को डिफाइन करने आता है दोस्तों एडजेक्टिव। नाउन वर्ड को कौन डिफाइन करने आता है? एडजेक्टिव डिफाइन करने आता है। तो यहां पर ये जो क्लॉज होगा वो होगा ए फॉर एप्पल एडजेक्टिव, या रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं इसको। चलिए ये थोड़ा सा एक दो लिटरेचर के क्वेश्चन ऑलरेडी एडेड है तो मैंने हटाए नहीं है। लिटरेचर ऑल दो मैं नहीं लूंगा, और या हो सकता है एक आध दो वीडियोस हम लोग लिटरेचर पे भी देखना शुरू कर दे। ठीक है। हैप्टा जो है गाइस, हैप्टा को तो आप वैसे ही देख सकते हैं। हैप्टा जो है वो 7 के लिए यूज होता है। ठीक है। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 7 मेट्रिकल फीट। राइट, यूजीसी नेट का क्वेश्चन था ये। 7 मेट्रिकल फीट वो हैप्टा होता है। ज्यादातर पोएट्री जो है गाइस वो बनती है आयम्बिक पेंटामीटर में, है ना। ज्यादातर जो पोएट्री बनती है वो बनती है आयम्बिक पेंटामीटर। राइट, ये ध्यान रखिए। चलिए उस पर अब बात हम ज्यादा नहीं करेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर में ज्यादातर पोएट्रीज बनती है गाइस। आयम्बिक उसका स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस का टाइप होता है, कितने स्ट्रेस है कितने अनस्ट्रेस है। चलिए जिसकी कोई सेट थीम ना हो, कोई रेगुलर मीटर ना हो, कोई राइम ना हो, कोई स्टेंजा ना हो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल फ्री है ना। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई पर्टिकुलर मेथड ही फॉलो नहीं हो रहा, तो उसको हम फ्री वर्स के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है ना। ब्लैंक वर्स भी अभी आगे आएगी, मैं दिखाऊंगा ब्लैंक वर्स भी क्या होता है। बट ये फ्री वर्स है गाइस, ये ध्यान रखना, जहां पर कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो। चलिए आयम्बिक पेंटामीटर में कितनी लाइंस होती है ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये 5 लाइन होती है। पेंटा जो होता है वो 5 के लिए बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हेक्सामीटर में आपके बेसिकली क्या होती है? 6 होती है। टेट्रा जो होता है 4 रखता है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए ब्लैंक वर्स जो होती है, ब्लैंक वर्स है गाइस, उसमें मतलब पैटर्न कोई मतलब वो अनराइम्ड होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो होता है। तो ब्लैंक वर्स के अंदर बहुत लिखा गया है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अनराइम्ड होती है ये, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है। बट ये अगर मैं बोलूं तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में बनती है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब हम थोड़े से वोकैबुलरी और वर्ड्स देखेंगे, आप साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। मर्क्यूरियल बिहेवियर कैसा होता है गाइस? इफ समवन इज कैरिंग अ मर्क्यूरियल बिहेवियर। अब देखिए कई लोग कहते हैं हाउ टू क्रैम दी वोकैब, हाउ टू लर्न दी वोकैब। मैं कहता हूँ यार यू जस्ट नीड टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, और मेरे को लगता है हो जाता है यार। इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं चाहिए होते। आप अगर उसको रेगुलरली देख रहे हैं, रेगुलरली उस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप अच्छा कर पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो मरकरी है यार, मरकरी रोज चेंज होता है, तो मर्क्यूरियल बिहेवियर भी रोज चेंज होता है। राइट। तो अगर मैं देखूं तो इसको हम विम्सिकल भी बोल देते हैं। ठीक है ना। और जैसे कैप्रिशियस बिहेवियर भी होता है, और फिकल बिहेवियर भी होता है। राइट। यानी ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरियल बिहेवियर। कैसे याद कर सकते हैं? मरकरी की तरह है मर्क्यूरियल। राइट। अगर आप देखेंगे कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब बार बार चेंज हो रहा है, तो म्यूटेबल मतलब भी वही होता है। इसका आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलिए। नार्सिसिज्म भी मैंने बहुत बार बात करी है गाइस। जब आपको अपना ही चेहरा बहुत अच्छा लगने लगे, बैक टू बैक सेल्फी लगा रहे हो, है ना, रोज ही दिन में 50 बार देख रहे हो, ठीक है, और अपने आप में एक इंपॉर्टेंस देते हो अपने आप को बहुत ज्यादा, और दूसरों को कोई वेटेज नहीं देते, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म व्हेन यू आर लविंग योर सेल्फ अ लॉट, और जब आप अपने आप को बहुत वेटेज देते हो, तो यहां पर ये सी फॉर कैट, सेल्फ लव बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओडिसी एक करेक्टर थे गाइस। ओडिसी किसके अंदर करेक्टर थे? होमर ने लिखा है गाइस, ये आपका जो एपिक है ओडिसी, ये ध्यान रखिएगा। ओडिसी एक ऐसे पर्सन थे जिन्हें बहुत यात्रा करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा था, तो ओडिसी उसके बेस पे बनी हुई एक कहानी है गाइस। ओडिसी जो है आपको एक्लेस में भी दिखाई देगा, जो होमर का फर्स्ट है गाइस, जिसमें एक्लेस मेन रोल में है। तो ओडिसी एक बहुत लंबी जर्नी के लिए बोला जाता है गाइस।
तो ये है आपका बेसिकली अ लॉन्ग जर्नी। चलिए टिमोरस, मैंने कहा यार ही इज अ टिमोरस गाय इवन जस्ट गेट स्केयर्ड बाय स्मॉल स्मॉल स्टफ। है तो बहुत ही टिमोरस बंदा है, बहुत ही टिमिड बंदा है, बहुत ही डरपोक बंदा है। राइट, इसको आप पोल्ट्रून भी बोल सकते हो, पोल्ट्रून बोल सकते हो, है ना। इसका मतलब जो बहुत ही डरता हो। मैंने कहा यार इज अ टिमोरस फेलो, उसको रात में इतना डर लगता है कि वो टॉयलेट तक नहीं जाता है अकेला। राइट, तो मैं बोलूं बहुत टिमोरस है, बहुत ज्यादा डरपोक है। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा सी फॉर कैट। राइट, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सी फॉर कैट। चलिए इंडीजेंट की भी हम बहुत बात कर चुके हैं गाइस। नोबडी वांट्स टू रिमेन इंडीजेंट, कोई भी बंदा जो है वो इंडीजेंट नहीं रहना चाहता। एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडीजेंट सोसाइटी। इंडीजेंट होता है गाइस बहुत ही गरीब, बहुत ही पुअर। राइट, जो अगर मैं बोलूं तो डेस्टिट्यूट भी हम इसको बोल देते हैं। इसको हम डेस्टिट्यूट, नोबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ डेस्टिट्यूट सोसाइटी। nobody wants to be a part of destitute society। कोई भी इंसान जो है वो destitute society का पार्ट नहीं होना चाहता गाइस। मैं बार बार बोलता हूँ, if you are born poor that is not a crime, but if you die poor that is something which is a crime, because you are spend your entire life in indigence or in the destitute life आपने जी, that something is a very very bad thing। यहाँ पर आ गया डी फॉर दिल्ली, पुअर। चलिए इमिनेंट को भी मैं बहुत बार बात कर चुका हूं गाइस। जैसे मैंने बोला यार थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट, मैंने बोला थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होने वाली है। थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है जो भी चीज फ्यूचर में होने वाली है। मैंने क्या बोला, अ वेरी गुड जॉब इज इमिनेंट फॉर यू द वे यू आर वर्किंग हार्ड। वैसे इमिनेंट को नेगेटिव सेंस में बोला जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं इमिनेंट, मैंने बोला यार मतलब लाइक ड्यूरिंग द कोरोना वायरस माय चांसेस ऑफ लूजिंग जॉब इज इमिनेंट, यानी जो चीज फ्यूचर में होने वाली है। इसको आप बोल सकते हो नियर एट हैंड। राइट, इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम, नियर एट हैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलिए। यहाँ पर बहुत वोकैबुलरी देखने को मिल रही है और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं गाइस कि इस लेवल पे आप वोकैब में पहुंच चुके हैं या अभी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। यूथनेशिया होता है गाइस व्हेन अ पर्सन वांट्स टू डाई। ठीक है, और वो मरना चाहता है। क्यों मरना चाहता है, क्योंकि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण ही इज अप्लाइंग फॉर यूथनेशिया। यूथनेशिया नॉर्मली कैन बी अप्लाइड ओनली इन अ केस ऑफ मेडिकल कंडीशन where person is suffering either from the cancer kind of disease where death is inevitable or the person is supposed to die within a few months you can say, but the death from the cancer will be very very painful। so what that person can do, that they can apply for euthanasia and can ask for the mercy killing। गाइस कई बार होता है लोग कोमा में होते हैं, इतने सालों से पड़े हैं, लाइक पेरेंट्स भी जा रहे हैं, सॉरी पेरेंट्स कह रहा हूँ, लोग भी उनके फैमिली के जा रहे हैं, देख रहे हैं उनको। ठीक है, तो बड़ा एक पेनफुल रहता है गाइस। तो ऐसे में बोला जाता है कि इनको एक मर्सी किलिंग दे दीजिए, कोई इंजेक्शन लगा दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए जिनसे इनकी डेथ हो जाए। लेकिन हाँ, मर्डर ना लगे वो, इट शुड बी अ मर्सी किलिंग, इट शुड बी अ किलिंग बाय like by showing some kind of mercy because person is suffering a lot। तो उसको हम यूथनेशिया बोलते हैं गाइस। दया इच्छा मृत्यु भी बोलते हैं, है ना, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु टाइप में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 27 में मर्सी किलिंग आ गया है। चलिए नेक्स्ट वन, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का इस कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वर्ड ना आया हो, और मेरे ख्याल से अगर आपने थोड़ा भी इंग्लिश पढ़ा, इफ यू हैव गॉन थ्रू विद इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत ज्यादा आया हुआ है गाइस हर पेपर। प्लेजरिज्म को मैं ऐसे बोलता हूँ, नॉलेज की चोरी और ज्ञान की चोरी। नॉलेज की चोरी, ठीक है ना, और अगर मैं बोलूँ तो ज्ञान की चोरी, किसी के आप ज्ञान को चुरा रहे हैं। राइट, अब प्लेजरिज्म हमने बहुत देखा है गाइस लिटरेचर में, और बहुत ज्यादा देखा है जब कोई दूसरे की राइटिंग चुरा लेते हैं, दूसरे के आइडियाज चुरा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गाइस लिटरेरी थेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी थेफ्ट। राइट, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए मतलब दूसरे की नॉलेज चुराना, आइडिया चुराना, उसको अपने नाम से छपवा देना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द लिटरेरी थेफ्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, अबाटवार। अबाटवार बोलते हैं इसको। अबाटवार जो होता है गाइस, द रेजिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टू मूव अ सेटअप एन अबाटवार इन देयर कैंपस। रेजिडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके कैंपस के अंदर एक अबाटवार लगा दिया गया है। अब अबाटवार क्या होता है? टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, फिश मार्केट, वेजिटेबल ग्राउंड और अ स्लॉटर हाउस। गाइस ये जो होता है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में कसाई खाना। राइट, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कसाई खाना। और इंग्लिश में आप बोल सकते हो अ स्लॉटर हाउस। राइट, इसको क्या बोल सकते हो आप? अ स्लॉटर हाउस। चलिए डिफिडेंस। डिफिडेंस जो होता है गाइज, ये बिल्कुल उल्टा है किसका? कॉन्फिडेंस का। अगर कॉन्फिडेंस में आपके पास बहुत जोश है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, तो डिफिडेंस में गाइज यू विल बी डाउटफुल। आई वॉज डिफिडेंट इन ज्वाइनिंग इन टू दैट प्रोफेशन। आई वॉज अ बिट डिफिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ माई फैकल्टी। तो थोड़ा डिफिडेंट हो जाना कॉन्फिडेंट का उल्टा है। डिफिडेंस जो है वो नाउन है, कॉन्फिडेंस नाउन है, डिफिडेंस इसका उल्टा है ना? तो डिफिडेंस को यहां पर मैं लगा सकता हूं लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस का उल्टा है, ये ध्यान रखिए। चलिए ऑल्ट्रोस्टिक। अब देखिए यहां पर आपको जो है वो एंटोनिम बताना है। ऑल्ट्रिस्टिक, जो ऑल्टर जो होता है गाइस, वो होता है अदर। ठीक है ना? ऑल्टर का मीनिंग जो होता है वो होता है अदर। तो ऑल्ट्रिस्टिक जो होता है गाइस, वो आपका बेसिकली होता है जब आप दूसरों की मदद करते हो। ठीक है ना? जब आप लोगों की बहुत मदद करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, सो दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रिस्टिक मोटिव। राइट, देयर वाज नो अल्ट्रिस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। यानी उसने कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था जो उसको प्रॉम्प्ट करता कि वो उसकी मदद करता। देखिए ऑल्ट्रिस्टिक में आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डी फॉर दिल्ली कुड बी अ बेटर ऑप्शन, जहां पे बंदा बहुत ज्यादा सेल्फिश है। अब देखिए विकेड तो होता है बुरा, है ना? ब्रूटल होता है बहुत ही मतलब एट्रोशियस टाइप में, जैसे कहते हैं ना, इट वाज अ ब्रूटल मर्डर, यानी बहुत भयानक मर्डर था। तो वो बोल सकते हो। इनह्यूमन भी उसी सेंस में आ जाता है। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों? सेल्फिश आएगा। चलिए ऑस्पिशियस ओकेजन, आपने हर शादी के कार्ड पे देखा होगा गाइस, ऑस्पिशियस ओकेजन यानी एक ऐसी ओकेजन जो बहुत ही ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉन्जीनियल है ना? अगर मैं बोलूं तो वो ओकेजन क्या है गाइस? बहुत ही ज्यादा कॉन्जीनियल है, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। राइट, तो ऐसी ओकेजन को हम बोलते हैं ऑस्पिशियस ओकेजन, जिसको यार बड़ा शुभ वाला वर्ड बोलते हैं ना, कि भाई कोई मुहूर्त निकलवाओ, सो दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। अब इसका जो ऑपोजिट है गाइस वो है ओमिनस। ओमिनस मतलब होता है गाइस जो थोड़ा सा थ्रेटनिंग होता है, या अगर मैं बोलूं तो ओमिनस जो होता है एक तरीके से बैड के लिए भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑस्पिशियस जैसे बोलते हैं ना, इट्स एन ओमिनस वन। ओमिनस तो थोड़ा सा मतलब डरावने के लिए या बेकार के लिए या बैड के लिए थोड़ा सा बोला जा सकता है। तो यहाँ पर 32 का आंसर क्या आएगा? सी फॉर कैट। चलिए आइए 33 एक्सटैटिक। एक्सटैटिक तो यार बहुत बार देख चुके हैं हम। आई एम फीलिंग एक्सटैटिक दैट यू आर अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप। आई एम फीलिंग एक्सटैटिक गाइज इफ यू हैव चॉजन मी एज योर मेंटर। आई एम वेरी वेरी एक्सटैटिक गाइज, आई एम imparting my knowledge to all of you. एक्सटैटिक का मतलब होता है गाइज व्हेन समवन इज एक्सट्रीमली हैप्पी, या ना एक्सटैटिक का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो जो बहुत ब्लिसफुल होते हैं, है ना, बहुत यूफोरिक होते हैं। यानी जब बहुत ज्यादा कोई खुश हो, आई एम एक्सटैटिक दैट यू क्रैक द अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना? आई एम एक्सटैटिक दैट यू क्रैक द अपॉर्चुनिटी। और इसका यहां पर आपको लगाना है ऑपोजिट, तो ये आंसर बनेगा एग्नी। एग्नी मतलब होता है गाइस, एग्नी ऑफ डिफीट याद कर लो, यानी डिफीट की जो पीड़ा है, जो उसका दर्द है। राइट, तो उसका जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, दैट इज कॉल्ड एग्नी ऑफ डिफीट। दैट कैन बी एन ऑपोजिट ऑफ एक्सटेसी। ठीक है, दैट कैन बी एन ऑपोजिट ऑफ एक्सटेसी। सो गाइस आज इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे एंड विल टेक दी 40 क्वेश्चंस इन एवरी वीडियो, राइट, सो दैट द वीडियो लेंथ इज नॉट गोइंग वेरी हाई एंड वी कैन आल्सो कवर in a short span of time the 40 question and you can also watch this video, right? चलिए we have 7 more questions to be discussed.
एक्सोनरेट, ऑपोजिट ऑफ एक्सोनरेट, देखिए अपोजिट लगाना है और ये जरूर याद रखिएगा व्हाट क्वेश्चंस इज बीइंग आस्क्ड। आज देखा था मैंने लोग भाई कई बार समटाइम दे आर नॉट इवन रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, जो एक प्रॉब्लम एरिया है। चलिए मैं कह रहा हूं यार गंगा जी में मैं अपने आप को एक्सोनरेट करने के लिए गया। एक्सोनरेट होता है फ्री फ्रॉम सिंस, जब आप किसी चीज को पाप इत्यादि से मुक्त कर लें। मैंने कहा आई एक्सोनरेटेड माई सेल्फ बाई टेकिंग प्लंज इनटू गंगा, मैंने गंगा जी में प्लंज लेके डुबकी लेके आई एक्सोनरेटेड माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को पाप इत्यादि से मुक्त कर लिया। तो यहां पर पाप से मुक्त हो रहे हैं, फ्री फ्रॉम सिंस है, तो दूसरा होगा कि आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है कि आपने गलत काम करा है, और इसका ऑपोजिट होगा एक्यूज, राइट। इफ समवन इज एक्यूजिंग यू इट मींस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और इफ यू आर एक्सोनरेटिंग योरसेल्फ इट मींस यू आर गेटिंग योरसेल्फ फ्री फ्रॉम सिंस। क्या उसको बोल सकते हैं एब्सॉल्व करना, एक्विट करना, एब्सॉल्व करना और एक्विट करना। चलिए लेट्स गो फॉर 35। फ्रूगल बड़ा अच्छा वर्ड है यार, वी ऑल हैव टू फ्रूगल इन आवर स्पेंडिंग्स। गाइस आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बी फ्रूगल इन योर स्पेंडिंग, राइट। फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चने वाला। फ्रूगल को हम बोल सकते हैं गाइस द वन हु इज इकोनॉमिकल, जो लोग इकोनॉमिकल होते हैं, जो बहुत ही ध्यान से पैसे को खर्चते हैं, उनको हम बोलते हैं कि दोज आर फ्रूगल। वो लोग क्या होते हैं? फ्रूगल। आई थिंक वी ऑल आर इन द फ्रूगल इन आवर स्पेंडिंग्स। हम में से शायद कोई होगा जो बहुत ज्यादा लेविशली पैसा खर्चता हो। लेविश खर्चना मतलब बहुत पैसा उड़ाना। जब आप बहुत लेविशली पैसा खर्च रहे हो तो ध्यान रखना आप बहुत पैसे को उड़ा रहे हो, स्क्वांडर कर रहे हो, ये ध्यान रखना। चलिए 35 का डी हो गया। कॉन्सेंट का ऑपोजिट जो है गाइस, कॉन्सेंट मतलब होता है जब आप किसी से अग्री कर जाते हो, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है डिसेंट। अब मैं बोल रहा हूं यार आपके और मेरे थॉट प्रोसेस में एक डिसेंट हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि आप गलत मैं सही। डिसेंट का मतलब होता है जैसे मतभेद होना, है ना, विचारों में मतभेद होना। अगर मैं बोलूं तो डिसेंट का मतलब व्हेन यू आर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है ना, देयर कैन बी अ डिसेंशन ऑफ ओपिनियन बिटवीन यू एंड मी, है ना। अच्छा मैंने बोला पेरेंट्स से इसकी कॉन्सेंट ले लो, तो मैंने यानी पेरेंट्स से इसका अग्रीमेंट ले लो। और मैंने बोला उन्होंने डिसेंट दिखाया, डिसेंट, अब देखो डिसेंट ये शरीफ होता है, ये डेसेंट उतरना होता है ना, उतराई। ये एसेंट आपको अप्रूवल देना होता है, अग्री, ये ध्यान रखना। और ये वाला जो होता है वो होता है मतभेद होना, राइट। मतभेद होना बोल सकते हो, ये ध्यान रखिए। चलिए तो हमारा जो आंसर बनेगा 36 में दैट विल बी बी फॉर बॉम्बे, ध्यान रखिए। चलिए 37 इनएविटेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। इनएविटेबल का मतलब होता है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं डेथ इज इनएविटेबल, यानी डेथ एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है और जिसको कोई अवॉइड नहीं कर पाया, कांट बी अवॉइडेड, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर पाया, यानी एक ऐसी चीज जिसको फर्दर कोई अवॉइड नहीं कर पाया, राइट। तो ऑपोजिट ऑफ इनएविटेबल का मतलब है एक ऐसी चीज जो, अगर मैं बोलूं इनएविटेबल तो होता है विच कैन नॉट बी फर्दर अवॉइडेड, डेथ इज इनएविटेबल, इंग्लिश हैज बिकम इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इसका मतलब आप उसको फर्दर अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका जो मैं ऑपोजिट लगाऊंगा वो होगा अनसर्टेन, जिसका पता नहीं है होने वाला है कि नहीं, जिसका फ्यूचर डिसाइड नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है ना। अगर कोई भी चीज इनएविटेबल है गाइस, दैट इज लाइक दैट इज सपोज टू बी हैपन, और वो होके रहेगी, जैसे मैंने बोला ना डेथ इज इनएविटेबल। चलिए तो यहां पर ऑपोजिट आएगा सी। नेक्स्ट वन देखते हैं। बेल, बेल भी मैंने बहुत बार बताया गाइस, बेल के लिए फाइट, बेल के लिए कौन सा रूट है? फाइट। तो आप अगर बैलिजरेंट हो, तो मैंने कहा यार इतने बैलिजरेंट क्यों हो आप, है ना, कि थोड़ी थोड़ी बातों पर ही लड़ने को तैयार हो जाते हो। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ बैलिजरेंट पीपल इन दिल्ली गाइस हु जस्ट कीप ऑन फाइटिंग, है ना। मैं तो अपना गाड़ी में बैठता हूँ बिल्कुल एकदम शांत होके, आई नेवर लाइक टू फाइट और नेवर लाइक टू यूज द अब्यूजिव लैंग्वेज व्हिच आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यूजिंग।
when they are sitting in the car and talking to people in the very abusive language. So I try to abstain from doing that and try not to be belligerent on road, है ना. तो belligerent का मतलब, जैसे इसको bellicose भी हम बोल सकते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, bellicose, यानी लड़ने को तैयार. तो इसका जो ऑपोजिट होगा गाइस वो होगा बी फॉर बॉम्बे, पीसफुल. हम लोग 2 क्वेश्चन और आज कर रहे हैं गाइस एंड विल क्लोज दिस वीडियो, और फिर हम 41 से नेक्स्ट वीडियो को हम शुरू करेंगे. 40 से 80 लेके जाएंगे, देन विल टेक 80 to 120 and we'll keep on making the video of the 1000. You know, previous years, they all are previous year. You can see the date is also written here. PGT 2009 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. और जो पीजीटी में आया वो कहीं भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये तो पीजीटी का है तो पीआरटी वाले की चिंता नहीं, है ना. ये तो पीजीटी का है तो इसको केवीएस में नहीं देखना, इसको तो डी ट्रिपल. गाइस दीज आर वेरी कॉमन फीचर फॉर ऑल दी एग्जाम्स, ठीक है, ध्यान रखिए. चलिए, एजाइल मतलब मैंने इसको ऐसे समझाया था, मॉन्कीज आर एजाइल क्लाइंबर्स. मॉन्कीज आर एजाइल क्लाइंबर्स, यानी मॉन्कीज जो होते हैं वो बड़े एजाइल होते हैं, बड़े चंचल होते हैं, है ना. मतलब इसको बोल सकते हो यार बहुत ही एक्टिव होते हैं, जिसको बोल सकते हो दे आर वेरी एक्टिव. तो अगर कोई बहुत ज्यादा एजाइल है, मैंने कहा यार इवन एट द एज ऑफ 50 यू आर सो एजाइल, है ना, और वी एज अ यंगस्टर आर नॉट दैट. तो यानी इसका मतलब बहुत ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा. इसका जो सिनोनिम लगाऊंगा तो वो स्विफ्ट हो जाएगा, है ना. सिनोनिम लगाऊंगा तो वो स्विफ्ट हो जाएगा. अगर मैं ऑपोजिट लगाऊं तो वो हो जाएगा स्लो. ऑपोजिट लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ये ध्यान रखिए. चलिए, दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर टुडे. अगर मैंने बोला यार ही इज ट्राइंग टू मेलाइन माई इमेज, इसको ऐसे याद कर दीजिए, ही इज ट्राइंग टू मेलाइन माई इमेज, ही इज ट्राइंग टू टार्निश माई इमेज. यानी फिर वो मेरी इमेज को टार्निश कर रहा है, वो मेरी इमेज को मेलाइन कर रहा है, यानी मेरी इमेज को वो क्या कर रहे हैं गाइस, खराब करना. राइट, मेरी इमेज को क्या कर रहा है वो, खराब करना. ये ध्यान रखिए. So if someone is maligning my image, it means that person is trying to destroy my image, trying to undermine my image. इसके जो synonyms है वो है disparage, slender. Slandering the reputation भी बहुत अच्छा word है guys, है ना. Slandering the reputation, बाबा रामदेव is slandering the reputation of the doctors. ठीक है, तो slender करना मतलब किसी की reputation को खराब करना. तो गाइज ये तो सिनोनिम हो गए, और ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रेज. ऑपोजिट क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा प्रेज. राइट. तो गाइज दिस वाज अ वीडियो फ्रॉम माय साइड फॉर द प्रीवियस ईयर, and I would request everyone to spread this channel to your friends or other people as well, so that they can also get benefit out of it. 1000 previous years क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, ताकि आप लोग एक फेयर आइडिया हो जाए कि इतना टफ एग्जाम नहीं होता जितना हम माइंड में रखते हैं. थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करेंगे तो वी कैन डू मच बेटर इन दिस एग्जाम. ओके, so we have covered up 40. Let's wait for the next video for the another 40 questions. This is all from my side guys. Thank you so much. My name is Deepak. Bye bye guys.